हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार। रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 21 के साथ, सेट नंबर 21 में जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं आर्ट्स और करंट से रिलेटेड उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो सेट नंबर 21 के जीके के क्वेश्चन और सेट नंबर 21 का जीके का क्वेश्चन अब आपके सामने, और 62 नंबर क्वेश्चन जो है जीके का पहला क्वेश्चन है और वो है जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। जनसांख्यिकीय लाभांश होता है तो ये देखिए, ये एज ग्रुप में ऑप्शन में है 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या और 60 वर्ष से अधिक की कार्यशील जनसंख्या। तो 15 से 59 वर्ष, आप जानते हो 60 वर्ष रिटायरमेंट का हो जाता है। तो 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लाभांश टर्म से जाना जाता है। जनसांख्यिकीय लाभांश यानी वर्किंग पॉपुलेशन जो हमारा है उसी को जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? यह क्वेश्चन हमारा है कि डाक संशोधन विधेयक एक था, उसमें पॉकेट वीटो जेबी वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? पहले आंसर हम लोग डिसाइड करें, फिर इस पर कुछ बात करेंगे। तो इसमें आंसर होगा आपका ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था डाक विधेयक पर। डाक विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल, राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल था जुलाई 1982 से जुलाई 1987। जुलाई 1982 से जुलाई 1987 से जुलाई 1987। और स्टूडेंट, मैं बार बार आप लोग को बताता हूं कि आप भारत के जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनका लिस्ट और उनसे संबंधित जितनी बातें हैं उसको आप एक बार जरूर याद रखें। तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति हुए। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 1982 से 1987 का रहा और उन्होंने डाक विधेयक पर अपना पॉकेट वीटो का पावर किया था। अब हम लोग बात करें, राष्ट्रपति संसद का एक अंग, केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं और संसद के अंग के रूप में संसद के 3 अंग, और संसद के 3 अंग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का सदन कहा जाएगा तो 2 और अंग कहा जाएगा तो 3। तो राष्ट्रपति संसद के एक अंग के रूप में है और कोई भी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है, कोई विधेयक जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत विधेयक जो होता है अधिनियम बनता है। अब जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस समय दोनों सदनों से पारित होने के बाद कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन होता है? 3 ऑप्शन होता है। संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के सामने जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होता है। या तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अगर हस्ताक्षर कर दिए तो तुरंत वो विधेयक अधिनियम हो गया। दूसरा ऑप्शन होता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पास फिर से पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और पुनर्विचार के बाद जब फिर सदन उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को आवश्यक रूप से उस पर फिर हस्ताक्षर करना होता है। तीसरा ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन को अगर राष्ट्रपति ने ऑप्ट नहीं किया, तीसरा ऑप्शन कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को विचाराधीन रख सकते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा जब किसी विधेयक को विचाराधीन रख लिया जाता है तो राष्ट्रपति के इस अधिकार को ही पॉकेट वीटो कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अपने पॉकेट में रख लिया, पॉकेट वीटो यानी अंडर कंसिडरेशन रख लिया। और कोई विधेयक को राष्ट्रपति अंडर कंसिडरेशन
यानी विचाराधीन कितने समय तक रख सकते हैं इसका कोई सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए उसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। और डाक विधेयक को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो लगाया, यानी उसे विचाराधीन रख लिया। वही क्वेश्चन हम लोग का है, तो आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल था 1982 से 1987, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जो हुए वो आपके 85 से 90 का आप देखते हैं राजीव गांधी, 85 से 90 राजीव गांधी। ऐसे 84 में ही वो बने थे। 84 में 31 दिसंबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या, और उसके बाद कांग्रेस के द्वारा तुरंत अपने प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी का नाम दिया गया और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। फिर 85 में जब इलेक्शन हुआ तो फिर काफ़ी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो ये डाक विधेयक राजीव गांधी के समय का था, और डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो किसके द्वारा लगाया गया, यानी डाक विधेयक को किस राष्ट्रपति ने विचाराधीन रख लिया, और वो थे ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 82 से 87, और ज्ञानी जैल सिंह के बाद यानी 1987 में फिर आर वेंकट रमन हुए, और आर वेंकट रमन के बाद फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हुए। और मैं बात फिर से एक बार आपको दोहरा रहा हूँ कि राष्ट्रपति का क्रम काल के साथ और उनसे संबंधित कुछ जो बातें हैं वो, फिर प्रधानमंत्री का भी क्रम, उपराष्ट्रपति का भी क्रम, ये सब याद रखिए। धीरे धीरे उसको याद कीजिए तो बहुत सहूलियत मिलेगी आपको क्वेश्चन को कहीं कहीं सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? गुप्त शासकों में किसने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया? तो गुप्त शासक, गुप्त वंश के पहले वास्तविक जो शासक वो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में नाम आता है श्रीगुप्त का। गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में नाम आता है श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, यानी फाउंडर थे। संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त का नाम आता है। और श्रीगुप्त के बारे में ये कि 275 एडी के आसपास, 275 275, मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, 275 ईस्वी में श्रीगुप्त गुप्त वंश के राजा हुए, या गुप्त वंश के शासन को उन्होंने शुरू किया। तो गुप्त वंश के फाउंडर श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद कुछ जगह पर कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों में श्रीगुप्त के बाद एक नाम आता है घटोत्कच गुप्त का। लेकिन श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त द्वारा किए गए कार्यों का बहुत उल्लेख नहीं मिलता है। और उसके बाद गुप्त वंश के शासक होते हैं चंद्रगुप्त। चूंकि गुप्त वंश में चंद्रगुप्त 2 हुए, इसलिए इतिहास में उनके साथ हम अपनी सहूलियत के लिए प्रथम और द्वितीय लगाते हैं। तो वास्तविक संस्थापक कौन, या वास्तविक पहला शासक गुप्त वंश का वास्तविक रियल फाउंडर के रूप में अगर बात आता है तो चंद्रगुप्त प्रथम का। ऐसे संस्थापक पूछेगा तो आप श्रीगुप्त ही करेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त यानी गुप्त वंश में 2 चंद्रगुप्त हुए। एक चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य वंश के पहले शासक, और चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम में बहुत लंबा अंतर है। वो 322 ईसा पूर्व का बात है और ये 320 ईस्वी का बात है। आप समझ सकते हैं, मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, और गुप्त वंश में 2 चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने को महाराजा धीराज घोषित किया, महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया। फिर चंद्रगुप्त प्रथम का हमने काल जो शासनकाल जो ये 320 ईस्वी से 335 ईस्वी, कहीं कहीं थोड़ा अंतर भी पड़ता है लेकिन मुख्य रूप से ये। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो हुए वो समुद्रगुप्त हुए, और समुद्रगुप्त का 335 से 380 ईस्वी, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। और
इनका काल जो हुआ 380 से 412, कहीं कहीं 414 तक देता है, 414 या 412 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया? पहले आंसर हम डिसाइड कर लेते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची यानी शेड्यूल, तो छठे शेड्यूल में किन राज्यों को शामिल किया गया है, किन राज्यों से संबंधित वो शेड्यूल है, अनुसूची है वो, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, तो ऑप्शन ए होगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आप याद रखोगे ATMM, ATMM, तो ATM याद रहता है, एक और M लगा दो, ATMM। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये छठी अनुसूची से संबंधित राज्य हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, अनुसूची क्या, तो भारतीय संविधान में, मैं पहले भी कभी चर्चा किया हूं, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान, जब संविधान हमारा बना था उस समय 8 ही अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थे। अभी कितने शेड्यूल हैं? 12, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं शेड्यूल बाद में जुड़ी। तो अब पहला शेड्यूल, तो अनुसूची कितनी? 12। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, मैं शॉर्ट में ये बात करूंगा। प्रथम अनुसूची में क्या है, तो संघ और राज्य की चर्चा है, संघ एवं राज्य। द्वितीय अनुसूची में क्या है? द्वितीय अनुसूची में तो प्रमुख पद, प्रमुख, शॉर्ट में याद रखने के लिए, प्रमुख पदों का वेतन एवं अन्य परिलब्धियां। तृतीय अनुसूची में क्या है? थर्ड शेड्यूल में क्या है? तो शपथ प्रारूप, शपथ प्रारूप यानी प्रमुख इंपॉर्टेंट पदों का ओथ फॉर्मेट जो है, क्या करके ओथ लेना है, तो शपथ प्रारूप। चौथी में क्या है? चौथी अनुसूची में आपका है, चौथी अनुसूची में जो है वो फोर्थ शेड्यूल में आप जो करोगे, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ सीट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये चौथी। पांचवी में क्या है? पांचवी में है कि जनजातीय क्षेत्र, जनजाति एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, ये सामान्य रूप से कहीं भी जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। और छठी में जो है, याद रखिएगा, यहां भी जनजाति का बात है, लेकिन विशेष राज्य, कुछ राज्यों के लिए, वहां की जनजातियों के लिए स्पेशल प्रोविजन अबाउट ट्राइब्स एंड ट्राइबल रीजन ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के ट्राइबल एरिया और ट्राइब्स के लिए अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल प्रावधान। तो ये याद करने के ख्याल से, मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूं। प्रथम में संघ और राज्य, द्वितीय में प्रमुख पद का वेतन, तृतीय में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन, पांचवी में सामान्य रूप से जनजाति क्षेत्र का प्रशासन से प्रोविजन, छठा में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। अब सातवीं, तो सातवीं में क्या है? तो 3 सूचियां, 3 लिस्ट्स, तो यानी 3 सूचियों के तहत विषयों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और ये बात कहां पर? 7वीं में। 8वीं में क्या है? आप जानते हो, 8वीं में भाषा, और 8वीं अनुसूची में अभी कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं रखी गई हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख अभी है 8वीं। 9वीं अनुसूची क्या है? जो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जुड़ी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और
भूमि सुधार से संबंधित नियमों का उसमें उल्लेख है। दूसरी बात, 9वीं अनुसूची में संसद कोई भी नियम जब 9वीं अनुसूची में डाल देगा, संसद कोई नियम पारित करके अगर 9वीं अनुसूची में उसको रख देगा तो वो न्यायालय के दायरे से बाहर होगा, न्यायालय के दायरे से बाहर होगा। बहुत बार पूछता है 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची, 11वीं पंचायत राज, 12वीं नगर निकाय, ये आप याद करोगे। एक बार शॉर्ट में याद रखोगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में क्या है वो आपका फिर हल हो जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स आप ये याद रखोगे कि 9वीं अनुसूची कब जुड़ी, 10वीं कब जुड़ी, 11वीं कब जुड़ी, 12वीं कब जुड़ी। एक और इंफॉर्मेशन यहां पर मैं बता दूं कि 10वीं अनुसूची 35वां संविधान संशोधन से एक बार जुड़ा था, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा देने के लिए, और 36वां संविधान संशोधन से जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो 10वीं अनुसूची फिर समाप्त हो गया। फिर दल बदल विरोधी कानून जब बना 1985 में तो उसके लिए फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 10वीं अनुसूची एक बार जुड़ा, फिर उसको हटाया कि 10वीं अनुसूची समाप्त हुआ, फिर 10वीं अनुसूची जुड़ी है। ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है कभी कि 10वीं अनुसूची पहली बार कब जुड़ा। अगर ऐसा पूछ दे तो आप बताओगे 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1974 में 10वीं अनुसूची जुड़ा था, जिससे सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 75 से, तो फिर 10वीं अनुसूची समाप्त हो गया। और फिर 52वां संविधान संशोधन 1985 से दल बदल विरोधी कानून लाया गया, दल बदल विरोधी अधिनियम, और उसके लिए फिर 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची जुड़ी गई। फिर आप जानते हो पंचायती राज की बात, तो उसके लिए फिर 11वीं, और नगर निकाय के लिए 12वीं। तो आप इन 12 शेड्यूल को शॉर्ट में याद रखोगे कि इसमें क्या है, तो आपको कुछ क्वेश्चन जो इस तरह के होंगे उसको सॉल्व करने में आप अपने को कंफर्ट फील करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? नील दर्पण के राइटर, ऐतिहासिक किताब नील दर्पण। नील दर्पण ये जब ब्रितानी शासन द्वारा नील्हे किसानों पर जो ज्यादती की जाती थी, जबरन नील की खेती कराई जाती थी, तो उस पर ही एक मार्मिक नाटक की रचना की गई दीनबंधु मित्रा के द्वारा, दीनबंधु मित्रा। तो नील दर्पण के राइटर दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? 2020 के लिए विश्व के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी, स्थापत्य यानी खास करके सिविल इंजीनियरिंग का भवन वन बना हो, अच्छा टाउन प्लान हो, इसके आधार पर 2020 में स्थापत्य राजधानी किसको घोषित किया गया है? तो रियो डी जेनेरो को। रियो डी जेनेरो जो ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील का एक शहर है, रियो डी जेनेरो को 2020 का स्थापत्य राजधानी घोषित किया गया है। स्थापत्य राजधानी घोषित किया गया है रियो डी जेनेरो को, जो ब्राजील का एक शहर है, जबकि ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया। और ब्राजील कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका महादेश का एक बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील, और ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, और ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया। तो रियो डी जेनेरो को 2020 के स्थापत्य राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम या सबसे पूर्वी भाग कौन है? तो सिलचर। सिलचर से पोरबंदर, ये पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, इस गलियारा का पूर्वी सिलचर, असम में सिलचर, और इधर इसका पश्चिमी जो भाग है वो पोरबंदर। पोरबंदर ये कहाँ? गुजरात, गुजरात। तो पूर्व पश्चिम गलियारा का सबसे पूर्वी छोर कौन? सिलचर, और सबसे पश्चिमी छोर
पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का एक बंदरगाह है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का बंदरगाह है और इसमें कुछ खास डिस्कशन नहीं, वो व्यापार के ख्याल से श्रीलंका का एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है हम्बनटोटा बंदरगाह। और फिर अब यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर जो स्थित बंदरगाह हैं उनको याद कीजिएगा और उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम, कि पूर्वी तट के उत्तर से दक्षिण के बंदरगाह, पश्चिमी तट के उत्तर से दक्षिण के बंदरगाह। तो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, जैसे घास को हिरण खाया, हिरण को बाघ खाया, इस तरह का किसी भी एक इकोसिस्टम में, किसी जैव पारिस्थितिकी में रहने वाले जो जीव हैं वो उनका भोजन कौन कंज्यूमर है, कौन किसको खाता है, इस तरह की जो श्रृंखला बनती है उसको हम लोग खाद्य श्रृंखला रैखिक भी हो सकता है और खाद्य श्रृंखला फिर सर्कल में भी हो सकता है। उसको खाया, फिर उसका डिकम्पोज हुआ, फिर उससे घास हुआ, फिर घास को ये किया। तो किसी भी जैव पारिस्थितिकी में रहने वाले जीव का एक दूसरे पर कैसे निर्भरता है, एक कौन किसको खाता है, और इस तरह का जो हम सर्कल तैयार करते हैं, जो हम इस तरह से श्रृंखला तैयार करते हैं, सीरीज तैयार करते हैं, उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? सर बताएंगे, साइंस वाले सर इसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग का क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन फिर हम लोग का 86 में है, उसके पहले साइंस का क्वेश्चन होगा। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? सबसे अंतरिक्ष में, स्पेस में भेजे जाने वाला सबसे पहला जीव कौन था? तो पहला प्राणी कौन था? तो उसमें आंसर होगा आपका डी, कुत्ता। तो आप जानते हो कि रसिया के द्वारा स्पुतनिक सेकंड से कुत्ता को भेजा गया था और उस कुत्ता का नाम लाइका था, लाइका। तो स्पुतनिक सेकंड के द्वारा 1957 में रूस के स्पुतनिक सेकंड ही बोलो, स्पुतनिक सेकंड के द्वारा रूस के स्पुतनिक सेकंड, रूस का क्या था भाई? तो रूस का अंतरिक्ष यान, रूस के अंतरिक्ष यान स्पुतनिक सेकंड के द्वारा उसमें क्या भेजा गया था? तो एक कुत्ता भेजा गया था। उस कुत्ता का नाम क्या था? लाइका नाम का कुत्ता भेजा गया था रूस के द्वारा। उसके अंतरिक्ष यान का नाम स्पुतनिक सेकंड। और ये कब? 1957 में, जबकि आप जानते हो इसका 57 का उल्टा करें 75। 1975 में हमारा पहला अंतरिक्ष यान जो था वो आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 89 नंबर पर होगा। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? तो जो विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था, प्रथम जो रेल टर्मिनल भारत में, उसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनल बॉम्बे में, विक्टोरिया टर्मिनल। और उसका नाम अब कर दिया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसलिए ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ही आंसर होगा, जबकि इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनल। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? तो डंपिंग का अर्थ होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उससे
के घरेलू बाजार के मूल्य से नीचे की कीमत पर निर्यात करना। ये जो है ये तो ऐसा, लेकिन मजबूरी में जब आपकी जो लागत है या आपके घरेलू मार्केट में जितना मूल्य है उससे भी कम में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रेड जगत में, व्यापार जगत में इसको कहते हैं डंपिंग। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ होता है कि कोई देश अपने घरेलू बाजार में किसी कमोडिटी की जो कीमत है या उस उत्पाद को बनाने में जो उसकी लागत आई है उससे कम पर अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, मजबूरी जो हो या उद्देश्य जो हो, अगर ऐसा किया जाता है तो इसको, ये इकोनॉमिक टर्म है, इसको डंपिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, संस्थापक कौन थे? ये सब कोई जानता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, यानी उनका बचपन का नाम गौतम, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था, उनको गौतम बुद्ध भी कहेंगे। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान की प्राप्ति को ही बोधिसत्व की प्राप्ति कहते हैं, यानी इनलाइटमेंट, प्रकाशवान होना। तो बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी गौतम को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस समय से वो बौद्ध साहित्य में उसी समय से उनको बुद्ध के रूप में कहा गया, या बौद्ध साहित्य में उस घटना को बोधिसत्व की प्राप्ति और फिर उन्हें बुद्ध कहा गया। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, जो ऑप्शन सी में है तो वो सही है, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जीवन काल 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में जन्म और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व। बुद्ध का जीवन काल, बुद्ध का जीवन 80 वर्षों का जीवन था, 80 वर्ष का जीवन इनका रहा, 80 वर्ष का जीवन रहा बुद्ध का। तो बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में, बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में। बुद्ध ने ही एक नया धर्म स्थापित किया 6ठी सदी ईसा पूर्व में, जिसको कहा गया बौद्ध धर्म। देखो, जैसे जैन धर्म को भी नया धर्म कहा गया। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में नाम आएगा तो ऋषभदेव, वो बहुत पहले ही कर लिए थे, यानी उत्तर वैदिक काल के आरंभ में ही माना जाता है कि ऋषभदेव हुए थे। और ऋषभदेव जैन धर्म के फाउंडर थे, जबकि जैन धर्म की पॉपुलैरिटी ज़्यादा हुई महावीर के समय में, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन माने जाएंगे, समकालीन। और महावीर का जीवन काल जो था, महावीर का जो जीवन काल था वो 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व। एक चीज मुझे यहां दिख रहा है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म पहले आया कि बौद्ध धर्म, तो आप बोलोगे जैन धर्म। जैन धर्म पहले कि बौद्ध धर्म, तो पहले आया जैन धर्म। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि पहले बुद्ध की पहले महावीर, तो बुद्ध का जन्म पहले हुआ था। बुद्ध का जन्म महावीर के जन्म से 23 वर्ष पहले हुआ था, जो मान्य, जो जीवन काल दोनों का है, ज़्यादा अधिकांश जगह जो मान्य है उसके हिसाब से। तो बुद्ध पहले, महावीर बाद में, लेकिन जैन धर्म पहले, बौद्ध धर्म बाद में। फिर से ध्यान दोगे, जैन धर्म पुराना कि बौद्ध धर्म, तो जैन धर्म। बुद्ध उम्र में बड़े थे कि महावीर, तो बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? भ्रष्टाचार को, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा संस्था भारत सरकार का है? तो वो जो ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग, वो भ्रष्टाचार को, भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए जो एक संगठन बनाया गया, वो केंद्रीय सतर्कता आयोग है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में। यानी कहीं भी करप्शन की कुछ बात हो तो आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से उसको देखेगा। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग
करप्शन को, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की एक संगठन भारत सरकार की केंद्रीय सतर्कता आयोग। उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय तो भाई मामला का जज करेगा ना। आप कोई विवाद ले जाइएगा, किसी पर आरोप ले जाइएगा तो उसका फैसला देगा। वो करप्शन के लिए कोई छापा मारना, करप्शन के लोगों को जो करप्शन में लिप्त है उनको पकड़ना, ये सब काम उच्चतम न्यायालय का नहीं। उच्चतम न्यायालय तो न्यायालय है। नौकरशाही, तो नौकरशाही अलग चीज़ है। नौकरशाही ब्यूरोक्रेट, जो भी हमारे प्रशासन में जो ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं प्रशासन में, पुलिसिंग, रेवेन्यू, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब ऑफिसरों को क्या कहा जाता है? एक टर्म आता है ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, नौकरशाही। और उसी तरह से जो तकनीकी में जो है उनको हम लोग क्या कहते हैं? जो तकनीकी ऑफिसर्स होते हैं, टेक्निकल जो होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं टेक्नोक्रेट्स, उनको कहते हैं टेक्नोक्रेट्स। तो सरकार के शासन व्यवस्था में जो पदाधिकारी होते हैं उनको एक तरह से उनके लिए कॉमन टर्म यूज होता है ब्यूरोक्रेट से, यानी नौकरशाही। केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई, सीबीआई भी केंद्र सरकार की एक संगठन है। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन वो किसी केस का को हल करने के लिए कोई केस उसको दिया जाता है, फिर उस केस की जांच पड़ताल करता है। तो सीबीआई भी करप्शन की बात को देख सकता है अगर उसको वो काम दिया जाए, लेकिन करप्शन कंट्रोल करने के लिए जो अलग से कमीशन है वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध किस पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है। और सतलज नदी पर भाखड़ा के अलावा हरिके भी है, इंदिरा गांधी सागर भी है। तो भाखड़ा बांध हुआ, हरिके डैम हुआ, इंदिरा गांधी कैनाल हुआ, ये सब सतलज से रिलेटेड है। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध, सतलज नदी पर हरिके डैम, सतलज नदी पर सतलज नदी से निकलने वाला इंदिरा गांधी कैनाल, नहर। और सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है। तिब्बत के राक्षस ताल झील से, तिब्बत के राक्षस ताल झील से सतलज का उद्गम। तिब्बत के राक्षस ताल झील से सतलज का उद्गम है। ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से ही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है उसका जो प्रवाह है तिब्बत के पठार से निकल करके पूरब की ओर होते हुए फिर आप देखोगे भारत में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम तरफ ये बहेगा। सतलज जो है ये सिंध नदी तंत्र का, ब्रह्मपुत्र एक नदी तंत्र। भारत में 3 मुख्य नदी तंत्र, सिंध नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो ये सिंध नदी तंत्र की नदी है सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एक हुआ, और फिर यहाँ से गंगा नदी तंत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और सिंध और उसकी सहायक नदी में सतलज, और सतलज भी सिंध की सहायक नदी है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर? तो सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर है। और कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा। हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। दामोदर घाटी परियोजना है ही, वो झारखंड और दामोदर के नाम पर भी परियोजना है। जो पहली नदी घाटी परियोजना में दामोदर नदी घाटी परियोजना ही था। झारखंड और पश्चिम बंगाल आप जान लो, पहली नदी घाटी परियोजना में दामोदर नदी घाटी परियोजना ही था। गंगा और फिर कोसी नदी का बात है तो कोसी नदी परियोजना में आपका बिहार और नेपाल। कोसी को आप जानते हो बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो बिहार में बाढ़ और उससे तबाही आती है उसको बिहार का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
95 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नांकित में कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बायोमास, तो बायोमास का हुआ कि कोई भी प्लांट के दबने से या किसी प्राणी के फॉसिल से, जो उसको बायोमास कहते हैं, उससे अगर एनर्जी की बात होती है तो बायोमास। तो लकड़ी से, गोबर से, कोयला, ये सब बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन ये जो परमाणु ऊर्जा है ये बायोमास का उदाहरण नहीं है। तो यानी बायोमास जो होगा वो ऑर्गेनिक होगा, बायोमास जो होगा ऑर्गेनिक होगा, यानी उस ऊर्जा, वो जो ऊर्जा हमें मिल रहा है, जिससे मिल रहा है, उसमें कभी ना कभी लाइफ रहा हो। लेकिन ये जो है परमाणु ऊर्जा, ये ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक है, ये इसमें कभी भी लाइफ नहीं रहा है। तो परमाणु ऊर्जा क्या है भाई? तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है और उसको फिर स्प्लिट करके, तोड़ करके, उसका फिजन करा करके जो होता है वो परमाणु ऊर्जा होता है, परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा किसी भी स्थिति में बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बायोमास ऊर्जा जो भी होगा उसमें कभी न कभी लाइफ रहा होगा और उसके लाइफ रेसिड्यूअल से फिर ऊर्जा निकाला जाएगा, तभी वो बायोमास कहलाएगा, उसके अवशेष से। कर्क रेखा निम्नांकित में किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो पहले हम लोग आंसर ऑप्ट कर ले। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरेगी? तो उड़ीसा से तो नहीं गुजरेगी। अब कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात से। आप ये जानते हो, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एकदम क्रम में। छत्तीसगढ़ यानी पश्चिम से पूरब में लिख रहा हूँ। छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो उड़ीसा से नहीं। तो ये 8 राज्य हैं। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा तो आप समझ ही रहे हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट किसका है? ये महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। देखिए, महात्मा गांधी एक दार्शनिक भी थे और गांधी जी का दर्शन, गांधी जी की फिलॉसफी लाइफ के हर क्षेत्र में है। राजनीतिक दर्शन भी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी भी है, सामाजिक दर्शन भी है, उनका शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका दर्शन है, शैक्षिक दर्शन भी है, शिक्षा का दर्शन भी है, आर्थिक दर्शन भी है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसे आत्मनिर्भर होगा। तो वो एक बहुत बड़े, सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक बहुत बड़े चिंतक भी थे, एक फिलॉसफर भी थे। और उसमें राजनीति को, पॉलिटिक्स के बारे में ही उनका ये स्टेटमेंट है कि पॉलिटिक्स कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकती। इसके पीछे जो छिपी हुई आशय है वो ये है कि उन्होंने ये कहा, धर्म का मतलब क्या है? धर्म क्या बताता है? कोई भी धर्म बताता है वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका, और क्या आइडियोलॉजी होना चाहिए, मानव का क्या आदर्श होना चाहिए। धर्म इसी चीज़ को बताता है। धर्म हमेशा सही रास्ता दिखाता है, मानव का सही कर्तव्य बताता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब राजनीति है, जब शुद्ध राजनीति आप कर रहे हो, जब पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो धर्म से वो अलग नहीं हो सकता है। धर्म से अलग वो पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स के, राजनीति के सही रूप का उन्होंने कहा कि वो धर्म से कभी अलग नहीं होगा, क्योंकि धर्म
सही काम करने के लिए होता है और राजनीति का उद्देश्य भी सही काम करने का होता है। ये बहुत उच्च विचार के हिसाब से उन्होंने अपना बताया कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? यहां हम लोग का पूछ रहा है कि बेसिक आउटपुट, सबसे बुनियादी, सबसे या वाइटल का सबसे जरूरी परिणाम क्या है? सबसे बुनियादी मतलब तो होता है आधारभूत। सबसे आधारभूत परिणाम डेमोक्रेसी का क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, शक्तिशाली शासन, इनमें से कोई नहीं। तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही, यही तो डेमोक्रेसी को किंगशिप से, राजतंत्र से अलग करता है। राजतंत्र में राजा मनमाना भी हो सकता है और डेमोक्रेसी में ये है कि लोकतंत्र में यह है कि नागरिकों के प्रति जो शासन है, जो सरकार है, वो नागरिकों के प्रति, अपने लोगों के प्रति जवाबदेह हो, रिस्पॉन्सिबल हो। तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही ये लोकतंत्र की बुनियादी परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन क्या है? देखिए, परिवहन का सर्वप्रमुख साधन बोल रहा है, यानी सबसे ज़्यादा सुलभ और सबसे ज़्यादा यूज हम लोग किसको करते हैं? तो वो होगा आपका राजमार्ग का। क्योंकि ज़्यादा ढुलाई, ठीक है, रेलवे से ढुलाई अधिक होती है, रेलवे से भी ढुलाई, रेलवे तो हमारा उसको क्या कहते हैं, लाइफलाइन है। लेकिन रेलवे की ढुलाई के बाद भी उसको गंतव्य तक पहुंचाने में फिर सड़क मार्ग का काम आता है। और अभी ज़्यादा ढुलाई भी ज़्यादा आप देखोगे तो राजमार्ग से हो रहा है। तो रेलवे भी इसमें आंसर आता है। लेकिन अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन पूछा है। सर्वप्रमुख साधन क्या है? सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो राजमार्ग। अब राजमार्ग में राष्ट्रीय राजमार्ग याद कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे लंबा कौन है, कौन किधर से गुजरता है, इससे भी क्वेश्चन रहता है। यहाँ चूंकि ढुलाई उलाई टर्म नहीं किया है, ढुलाई कहने पर रेलवे की भी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है, इसलिए हम लोग आंसर करेंगे राजमार्ग। तो आंसर हम लोग का हो चुका है, ये हमने एक बार ऑप्ट कर दिया, राजमार्ग। अब ये 100वां क्वेश्चन था। 100वां क्वेश्चन यानी ये सेट खत्म हो रहा है, तो हमारा जीके का भी आगे कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो सेट नंबर 21 के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, आर्ट्स और करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहे, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले सेट के साथ फिर मैं मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।